नमस्कार महाराज फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की उस महिला मेयर की जिसे बीजेपी ने फाइनल कर लिया है और शिंदे गुट के डिप्टी मेयर के नाम पर भी मुहर लगाई है। उसके बाद आपको बताएंगे उद्धव के घर क्यों हुई इमरजेंसी मीटिंग। फिर बात करेंगे 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग की। फिर बीजेपी की राज्यसभा में कैसी होगी जीत, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और खबरों के आखिर में बात रोहित पवार की, जिन्होंने अजीत पवार को लेकर बड़ा खुलासा किया। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। रितु तावड़े बनेंगी बीएमसी की पहली बीजेपी मेयर, बोली मुंबई का असली रंग भगवा हुआ। उद्धव ठाकरे के घर इमरजेंसी बैठक, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी। 12 जिला परिषदों 125 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग, बारामती में सुनेत्रा पवार ने डाला वोट। महाराष्ट्र से राज्यसभा में बढ़ेगी बीजेपी की ताकत, अप्रैल में खाली होंगी 7 सीटें। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन पर संदेह, रोहित पवार के बयान में बढ़ाई धुकधुकी। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मेयर मिलने जा रही है। बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को बीएमसी का अगला मेयर चुना गया है, जबकि शिवसेना ने उपमहापौर पद के लिए संजय शंकर खाड़ी को उम्मीदवार घोषित किया। यह फैसला मुंबई में राजनीतिक संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है और बीएमसी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। बीएमसी में मेयर पद पर बीजेपी की पहली जीत है, जिसे पार्टी संगठन की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रितु तावड़े के नाम की घोषणा होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो कौन है और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। दूसरी ओर शिवसेना ने उपमहापौर पद के लिए संजय शंकर खाड़ी को आगे कर सत्ता संतुलन बनाए रखने की रणनीति अपनाई। ये सियासी समीकरण आने वाले समय में बीएमसी की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। रितु तावड़े का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है। उन्होंने साल 2012 में वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीतकर बीएमसी में कदम रखा था। इसके बाद 2017 में वह घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से निर्वाचित हुई और 2025 के चुनाव में वार्ड नंबर 132 से जीत दर्ज की। वो लगातार तीसरी बार घाटकोपर क्षेत्र से पार्षद चुनी गई हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रितु तावड़े वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। वो मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन गुजराती बहुल वार्ड में भी उनकी मजबूत पकड़ रहती है। उन्हें नागरिक मुद्दों पर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए जाना जाता है। राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने 2012 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। पार्टी के अंदर उनकी संगठनात्मक समझ और क्षेत्रीय लोकप्रियता को ही मेयर पद तक पहुंचने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है और इसलिए बीजेपी ने उनका नाम फाइनल किया। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, क्योंकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम ने रितु तावड़े को मेयर पद के लिए और शिवसेना यानी शिंदे गुट के डिप्टी मेयर पद के लिए संजय शंकर खाड़ी को उम्मीदवार बनाने का जब ऐलान किया तो उसके बाद से मुंबई नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। उसके बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मातोश्री स्थित आवास पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेताओं और पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने मेयर पद को लेकर ठाकरे गुट का स्पष्ट रुख किया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ठाकरे गुट मेयर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा या फिर नहीं। किशोरी पेडनेकर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 में चाहे जो भी लड़ाई चल रही हो, संघर्ष में भी बाला साहब ठाकरे द्वारा तैयार मराठा जनमानस मुंबई में आज भी शासन से खड़ा है। जनता खुली आंखों से देख रही है कि बाला साहब के नाम पर मिले जनादेश का इस्तेमाल कौन किस उद्देश्य से कर रहा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा से सही कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमेशा से मराठा जनमानस की पहचान के लिए रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। इस बार उन्होंने मेयर पद के लिए उम्मीदवार उतारने पर सीधे टिप्पणी किए बिना एक सक्षम विपक्षी दल होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में संख्या के महत्व को जानते हैं। पहले सत्ता में रहते हुए भी हमने अक्सर जनता के मुद्दों के लिए विपक्षी दल की भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। अब हम आधिकारिक तौर पर उसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे सभी पार्षद बिना किसी दबाव या पक्षपात के अपने वार्ड के मुद्दे को सदन में उठाएंगे और उद्धव ठाकरे से वो समय समय पर मुलाकात करते रहेंगे।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग की, क्योंकि कल वोटिंग हुई जहां डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बारामती में वोट डाला। उन्होंने बारामती के काठियावाड़ी स्थित जिला परिषद स्कूल में मतदान कर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए मतदान करने की अपील की। मतदान सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हुआ। मतगणना 9 फरवरी को सुबह 10 बजे होगी। कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और परभणी जिलों में चुनाव हो रहा है। दरअसल 731 जिला परिषद और 1462 पंचायत समिति सीटों के लिए 7438 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर की जिला परिषदों के साथ साथ उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियां अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोटिंग कर चुके हैं। पहले 5 फरवरी को होने वाला था ये चुनाव। 28 जनवरी को जब हवाई दुर्घटना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई, उसके बाद 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा के बाद इसे टाल दिया गया था। कुल 2624 उम्मीदवार 731 जिला परिषद सीटों के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें से 359 महिलाओं के लिए, 83 अनुसूचित जातियों के लिए, 25 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 191 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये रिजर्व हैं। इसी तरह 4814 उम्मीदवार 1462 पंचायत समिति सीटों के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें से 731 महिलाओं के लिए, 166 अनुसूचित जातियों के लिए, 38 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 342 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व हैं। मतदाताओं में 1,06,33,259 पुरुष, 1,01,86,965 महिलाएं और 468 अन्य कैटेगरी के वोट शामिल हैं। कुल 25,471 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें लगभग 1,28,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किए गए, जिसमें 125 रिटर्निंग ऑफिसर और 125 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शामिल रहे। चुनाव आयोग ने 51,537 कंट्रोल यूनिट और 1,10,329 बैलेट यूनिट सहित पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंतजाम किया था और अधिकारियों को उनके इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। एक जिला परिषद चुनाव क्षेत्र के लिए और दूसरा पंचायत समिति चुनाव क्षेत्र के लिए जिला परिषद चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किया गया, जबकि पंचायत समिति चुनाव के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं बीजेपी की उस खुशी की जो राज्यसभा में उसे मिल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा था। अब करीब 2 साल बीजेपी को महाराष्ट्र से ही राज्यसभा में मजबूती मिलेगी। 2 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी, रजनी पाटिल, धैर्यशील पाटिल, भागवत कराड़ और रामदास अठावले हैं। राज्य विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए 7 में से 6 सीटों पर महायुति के चुनाव जीतने की स्थिति दिख रही है। एक सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है। अप्रैल में राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का दिल्ली में होना महाराष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। इनमें 12 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि 7 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास हैं। अप्रैल 2026 के बाद ये आंकड़े बदल जाएंगे। जानकारों का कहना है कि विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4, राष्ट्रवादी यानी अजीत गुट को 1, शिंदे गुट को 1 सीट मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि एक राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार को 37.5 विधायकों के वोट चाहिए। विधानसभा में बीजेपी के पास निर्दलीयों सहित 137, शिंदे गुट के पास 60, एनसीपी यानी अजीत गुट के 41 विधायक चुने गए हैं, जबकि विपक्षी दलों उद्धव ठाकरे गुट के पास 20, कांग्रेस के 16 और शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 7 सीटों में से 6 सीटें महायुति को और 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। खबरों के आखिर में बात करते हैं उस बयान की जिस पर बवाल मचा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार की पिछले महीने हुए विमान हादसे में मौत को लेकर संदेह बरकरार रहने की बात कहते हुए एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने कहा कि वो 10 फरवरी को इस पूरे मामले पर एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे जिस पर तहलका बचना तय है।
रोहित पवार ने ये टिप्पणी बारामती में जिला परिषद चुनाव में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। रोहित पवार ने कहा कि हादसे की परिस्थितियों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब सार्वजनिक रूप से रखे जाने चाहिए। रोहित पवार ने कहा, हर किसी के मन में सवाल और शंकाएं हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक विस्तृत प्रस्तुति दूंगा, जिसके बाद लगातार यह हलचल है कि आखिर कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो रोहित पवार देना चाहते हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कौन सा तहलका रोहित पवार मचाते हैं तो देखने वाली बात होगी और महाराष्ट्र की हर खबर से रूबरू हम आपको करवाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने महाराष्ट्र की खबरें लेकर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।